बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, 90 हैं या फिर 60 रोज़ हैं, हुकूमत के पास सिर्फ चंद हफ्ते बाकी रह गए, मगर जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसकी तहलील की तारीख अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। इसमें एक बड़ा मेजर सवाल ये है कि क्या ये दो जमातों के दरमियान कोई टेंशन है जिसकी वजह से अभी तक ये फाइनल नहीं हो सका, हतमी फैसला नहीं हो सका, या फिर इन दोनों बड़ों की तरफ से कोई बड़ी आस लगाई गई है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आम इंतखाबात पाकिस्तान में जब भी होते हैं, होने तो अपने मुकर्ररा मुद्दत पे जाएंगे, आम इंतखाबात से पहले इस्लाहात की अगर शक्ल होगी तो वो क्या होगी, निगरान सेटअप किस नौइयत का बनेगा पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अदालत के हवाले से कुछ आम चीज़ें हमारे सामने हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी। पहली बात तो ये कि तोशाखाना केस के जो जज साहब थे, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, और PTI के जो वकील थे, वो आमने सामने आ गए। क्या आर्गूमेंट थे, कितनी सख्त गुफ्तगू हुई, उसकी वजह क्या बनी, है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और फौजी अदालतों के अंदर जो आम शहरियों की ट्रायल पर फुल कोर्ट की हुकूमत ने इस्तदा की थी, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अब क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आमिर साहब के सामने रखेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म ने कहा 14 अगस्त, फिर बात आई नहीं 11 अगस्त, फिर पता चला 13 अगस्त, आज सारा दिन चलता रहा 8 अगस्त, 8 अगस्त, 8 अगस्त। ये 90 का मामला है, 60 का मामला है, कितने दिन का मामला है? ये 90-60 का मामला नहीं, ये सर्कस का मामला है। आपकी जनरेशन में हमने लकी रानी सर्कस को मैंने भी देखी, मुझे एहसास है, मैंने लकी रानी सर्कस देखी हुई है। एंटरटेनमेंट स्टार बड़ी बहुत मजेदार चीज होती थी जब आती थी सर्कस शहर में, तो बड़े हम भी देखने जाते थे। घूमता तो ये सर्कस चल रही है। सर्कस ये जिस तरह आपने फरमाया कि सारा दिन ये चलता रहा कि जी ये तासुर दिया गया कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। ज़ाहिर है मेजर ख़बर थी, एक को देख के दूसरा चलाता रहा, सारा दिन वो चलती रही। बाद में मरीन औरंगज़ेब साहबा ने आके कहा कि जनाब ये कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी फैसला नहीं होगा। ये कल परसों की बात है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जोश बयानी में उन्होंने कहा जी हम 14 अगस्त को जो है ना असम्बलियाँ तहलील करेंगे। हालांकि कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। 12 अगस्त को ओथ हुआ था, सो 12 अगस्त से पहले होंगी, 14 अगस्त तक जा ही नहीं सकती। एक तो इससे जो है ना कन्फ्यूजन का गवर्नमेंट पता चलता है, दूसरे उनकी तालीम और काबिलियत का प्राइम मिनिस्टर के पता चलता है कि 25 साल हो गए हैं उनको, 25 भी नहीं, ज़्यादा ही हो गए हैं, 25-28 साल हो गए हैं डायरेक्टली सियासत करते हुए। उनको आज तक ये नहीं पता है कि जनाब असम्बलियाँ तहलील ओथ वाले दिन जिस दिन हो जाती हैं तो उससे आगे नहीं जा सकती हैं। अब वहाँ पे एक और नया सर्कस एक ये चल रहा है कि ये पहले तहलील होंगी या बाद में तहलील होंगी, तो उसमें 60 दिन और 90 दिन की बहस है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है, आज नासिर शाह साहब का भी मैं बयान देख रहा था कि वो टाइम पे चाहते हैं, 60 दिन के अंदर चाहते हैं कि असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा करें, और 60 दिन में उनको वो नहीं चाहते कि उनके गेम प्लान के अंदर जो है उनको वो समझ रहे हैं सूट करता है कि ये 60 दिन में इलेक्शन करवा लिए जाएँ और इसमें मज़ीद कोई तोसी ना की जाए। जो नून लीग हैं उनकी तरफ से बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, वो कि 90 दिन का तो वो तमाम ही ये दे रहे हैं कि पहले तहलील करना चाह रहे हैं 12 से 1-2 दिन पहले, ताकि 90 दिन तक जाए। आज इरफान कादिर साहब ने जो है एक नई जो मामले खसूसी बराए कानून जो है कानून और एहतसाब, तो उन्होंने आज नई शुरली एक छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी ये जो 6 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकती हैं इलेक्शन, ये कोई नहीं। वैसे तो पंजाब में उन्होंने करके दिखाया, मगर उन्होंने कहा ये कोई आइन के अंदर कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। कमाल है, हमें जो बचपन से पढ़ाया गया आइन और जो है उसके अंदर तो ये क्लियरली है कि शैल का लफ्ज आ जाए, मैंडेटरी है, लाजमी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। वायलेशन आप ये करते रहें जिस तरह पंजाब में KP में की है, मगर आप ये कह नहीं सकते, उसके बहाने और बनाए गए, रिसोर्सेज नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर ये ओपनली आप ये कह रहे हैं टीवी पे आके कि जनाब ये डायरेक्शन है, उनके कोट एंड कोट लफ्ज था, उनका जी ये डायरेक्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। अब पता नहीं ये इतने मोतबर आदमी हैं, इतने सीनियर वकील हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हुए हैं, तो ये इन्होंने कौन सा आइन पढ़ा है? मेरे भी कितने बहुत शक पड़ता है इनकी आइन की कॉपी ना किसी ने किसी और मुल्क के आइन से तब्दील कर दी है कि इरफान कादिर साहब जो है कि ये कहना ही
एक मज़ा खेज बात है कि इतने संजीदा आदमी का ये कहना जो है वो एक अजीब सी बात लगती है। तो वो उससे फिर ये तासुर होता है कि शायद पता नहीं नीयत में ख़राबी है। बट फिर जो है एक नया ट्विस्ट आता है। वो नया ट्विस्ट ये आता है कि भाई साहब आपने IMF से, क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया हुआ है, उन्होंने जो आपको कर्जा जो दिया है ये $3 बिलियन, उसके अंदर एक पिन्हा है, छुपा हुआ है कि आपने $1 बिलियन जो है इसको देना है, इनको दिया है। $1 बिलियन जो है उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को देना है, जिसका मतलब ये है कि किस्म की उन्होंने कंडीशनैलिटी डाल दी है कि आपने इलेक्शन करवाना है और मुकर्रर मुद्दत पे आपने घर जाना है। नहीं अगर आप करवाएंगे तो दोबारा ये IMF वाली लड़ाई, दोबारा वो डिफॉल्ट का खतरा, दोबारा सारा कुछ गंद पड़ जाता है। सो उसके अंदर वो है। दूसरा, गवर्नमेंट जिस तरीके से मर्दमशुमारी पे डिटेल बात करेंगे, वो डिफेंड कर रहे हैं कि पुराने पे ही कराया जा रहा है, आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी ये नीयत है कि करवाने की। मेजर पार्टीज़ की ये नज़र आ रही है, सबकी इस वक्त तक ये आ रही है कि ये करवा लिए जाएं। सो उनको लगता है कि उसमें उनके जो अज़ाइम हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कौन आएगा, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, निगरान वजीर आज़म। तो पंजाब, KP और ख़ास तौर पे पंजाब की निगरान हुकूमतें देख के तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अब ये लेसर ऑफ द इवल्स जो कहा जाता है ना, कि देखना है कि बुरा तो वो होगा, बुरा से मुराद है क्योंकि झंडे के तहत आएगा। अब सिर्फ एक उसके अंदर सस्पेंस रह गया है कि कितना बुरा होगा। बुरा से मुराद बड़ी खौफनाक बात है आमिर साहब। ये को पंजाब के बाद फिर ये जो है निगरान गवर्नमेंट का काम है सिर्फ आप इलेक्शन करवाना और डे टू डे। आपका मतलब है कि अच्छा कोई इन्हें सूट ही नहीं करता। वो इसलिए कि राणा सनाउल्लाह साहब ने 2-4 दिन पहले ये फरमा दिया कि मेरे ख्याल में इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। अब ये उससे क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं कि ये पता नहीं संजीदगी से बात करते हैं गैर संजीदगी से। जब आप कहते हैं इकोनॉमिस्ट हो, भाई वाई, क्यों इकोनॉमिस्ट होना चाहिए? इकोनॉमी के मसाइल है। निगरान गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं है कि वो कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सके, बड़े मेजर कोई मेजर्स ले सके। उनका काम है सिर्फ इंतखाबी अमल में फैसिलिटेट करना। हाँ, और डे टू डे गवर्नमेंट चलाते रहना, पॉलिसी घर चले जाना और पॉलिसी ना बनाना जो है। उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, एक ईमानदार फेयर आदमी जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, मोहल्ले में उसको थोड़ी सी लोग इज्जत करते हो, तो वो ऐसा एक आदमी चाहिए जो चुप करके घर चला जाए। पुराने ऐसे ही आते रहे हैं। मैं फौरी तौर पे आपको पूछूं कि बताएं पिछले पंजाब का गवर्नमेंटों के अंदर कौन निगरान है? खैर नजम सेठी साहब तो फ़ौरन आ जाएंगे, बाकियों को सोचना पड़ेगा। इवन निगरान वज़ीर आज़म का मैं पूछ रहा हूँ एकदम कि बताएं पिछले 2-3 इलेक्शनों में कौन थे निगरान वज़ीर आज़म, तो एकदम आपको झटका लगेगा। क्योंकि जो भी, हालांकि कोई वो आइडियल इलेक्शन नहीं हुए हुए थे, मगर वो बहरहाल हो गए। ये अभी जो सूरत हाल है, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने जो इज्जत कमाई है, उसके बाद से तो ये अब ये मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कि ये बनाया इसलिए गया था कि जिस न्यूट्रल एम्पायर का इसलिए डाला गया था कि सिस्टम ख़राब हो गया था कि जनाब ये ताकि फेयरनेस आए। अगर निगरान हुकूमतों के ज़रिए भी आपने ये गन डालना है जो इस वक्त पंजाब में हुआ है, 6 माह के करीब जो है अब वो हो चुके हुए हैं, और वो पावर रोज जो है ना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के इनिशिएट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से साथ मिलके उन्होंने पावर प्लांट जो है ना उसकी तख्तियां काट रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो आपको पता है ना, उनका शौक है तख्तियां जो है ना, तो तख्त तो जा रहा है तो तख्तियों के पीछे पड़ गए हैं। जो तख्ती की प्रपोजल लेके आता है उसको 100 रुपये इनाम मिलता है। बस ये चाहते हैं जो रोड़ा उठाओ नीचे से तख्ती निकले और आगे से तख्तियां लगाई जा रही हैं। तख्तियों की ना डिटेल हम बना रहे हैं, कल परसों आपके साथ नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो वो इसलिए ये अब देखना है बहरहाल कि कौन निगरान वज़ीर आज़म आता है और कैबिनेट कौन सी उनकी होती है। उससे जो रही सही हमारे डर या शिकवे हैं ना,
वो भी उससे क्लियर हो जाएगा। आप ये जो बात आमिर साहब कह रहे हैं ना, आपने बड़ी मोतबर ये बात की है कि निगरान हुकूमत के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है या निगरान हुकूमत का सेटअप जो भी बनता है, उनका काम है इलेक्शन में अपना रोल प्ले करना और अपने घर चले जाना। मगर आज मैं पढ़ी थी बड़े बड़े ऐसे कोई सहाफ़ी हैं, बड़े सियासी मुदब्बर समझे जाते हैं, मुबस्सिर समझे जाते हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट आना चाहिए, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल बहुत ज्यादा है। मतलब हैरत होती है कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या आप रियासत की एक सहाफ़ी बन के रियासत की बात करते हो। अनफॉर्चुनेट है ये। एग्जैक्टली जब ये बातें की जाती हैं ना, तो ये फिर वो हमने माजी में देखा, ये बड़ी दफ़ा प्रपोजल चले, और जिस तरह पंजाब की उन्होंने देख लेना अपने टाइम पे उन्होंने वो ले आए हैं, लटकाई गए हैं, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी अदालतें भी जो हैं वो बैठ नहीं गई, लेट ही गई हैं, और वो अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रही हैं। हालांकि बड़ी फूक दी गई उनको कि जी कर्नेलियस बनो, वो बस आखिर में अभी तक वो फैसला नहीं आया। तो उससे वो फिर दलेर होते हैं वो एलिमेंट जो कि पीपल हु कैन गेट अवे विद इट, कि जो उनको ये नज़र आता है कि यार हमने सिंध हाउस में बंदे इकट्ठे करके दिखाए और गवर्नमेंट उल्टा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पंजाब में सीधा लोटे बनाए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो है उसके बाद ये इलेक्शन नहीं करवाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी अदालत को कोई किसी किस्म का ख्याल नहीं आया, और उल्टा अदालतों पे डिफेंसिव पे हैं कि ऑफ कोर्स मुनक़िस्म है, उनके ऊपर है कि उनके अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, मारकुटाइयाँ चल रही हैं, मगर एक प्रेशर है कि जनाब ये मेजर जो फैसले हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है, इसके ऊपर कंसेंसस है, मगर वो फैसले नहीं हो पा रहे, तो इसलिए फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, सवाल आ जाते हैं। सही, ठीक है। एक और भी आमिर साहब बहुत ज़्यादा बात चल रही है, वो ये बात है कि निगरान हुकूमत जो भी आएगी, जब भी आएगी, जैसी भी आएगी, कयास सराइयाँ बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि उसका दौरानिया तवील हो जाए, क्योंकि उसकी वजह यह कि शायद अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ जाए, मगर जब तक माहौल साजगार नहीं होगा तब तक यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद उनका दौरानिया तवील होगा। 90 दिन का तो जो कहा जा रहा है, वो जो पीपल्स पार्टी है उनमें जो ये बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो उसके पीछे जो मंतक यही समझ आ रही है कि नून लीग का ये ख्याल है कि उनको टाइम ज़्यादा चाहिए। तो ये है कि इमरान खान को जो है ना बिल्कुल उनकी पार्टी को तबाह करने के लिए मज़ीद टाइम चाहिए। दूसरा, उनके अपने केसेस जो हैं वो जितना टाइम मिलेगा उतने वो चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएं, और चीफ जस्टिस साहब के जाने का भी इंतजार है। चीफ जस्टिस के वाला भी फैक्टर है, और ऑफ कोर्स जो आप जिक्र कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरना है, तो ज़्यादा टाइम चाह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम मिले, तो वो इसकी लॉजिक समझ आती है। मगर यही जब इस तरह के हमारे सहाफ़ी भाई भी ये कहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि जब आप कहते हैं कि मुल्क के जो मसाइल हैं ये इलेक्शन से नहीं हल होंगे, और ये पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये मैं 30 साल से सुन रहा हूँ। हर दूसरी तीसरी जब असम्बली डिज़ोल्व की जाती है तो ये बहस छिड़ती है। फारूक लगारी साहब की जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो दूसरी गवर्नमेंट डिज़ोल्व की गई थी, तो उस 93 में, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बहस थी कि ये नजम सेठी साहब और ये पूरा एक ग्रुप था जो उस वक्त ये कहते थे कि साल तक ये है। बाय द वे एहतसाब के उस वक्त इंचार्ज नजम सेठी साहब थे, तो ये 1 साल तक चलवाई जाए। मगर उसके बाद जो उनके ओपोनेंट्स थे उन्होंने कहा जी नहीं, ये टाइम पे करवाएं। लगारी साहब ने हौसला नहीं किया, तो इसलिए फिर वो टाइम पे इलेक्शन हो गए। तो ये एक माजी का एक राह है, ये बहस रहती है। तो अभी तो क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले 5-7 माह में हुआ है कि 5-7 ये जो मुकदमात हैं उनके फैसले नहीं हुए, और जिस किस्म की निगरान हुकूमत ने वायलेशनें कर दी हुई हैं कि अपने मैंडेट से बहुत आगे जाके पकड़ धकड़ और मुकदमात और प्रोजेक्ट्स और जो फिते काटना, तो ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड है ना, ये रवायत आगे चली हैं। बस मेरी सिर्फ ये ज़रूर गुजारिश है कि किसी न किसी वक्त जो ही वो आए, कोई अक्लमंद गवर्नमेंट या स्टेबल गवर्नमेंट आए, तो ये निगरान हुकूमत गवर्नमेंट जो है ख़त्म कर दें। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जो है ना इंडिया में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है, तो गवर्नमेंट निगरान हुकूमत नहीं आती है। मोदी जैसा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर
2 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, मगर वो इलेक्शन कमीशन की ताकत के आगे उनका बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं होती उनकी किसी की भी कि वायलेट कर सकें। वो यूँ करके कह देते हैं कि आपने फलानी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ने नहीं जाना, वो नहीं जा सकते। वो बिल्कुल ये गुफ्तगू में शामिल करते हैं इस वक्त हमारे साथ सीनियर रहनुमा JUI के बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं ख़ास तौर पे इंटरेस्टेड हूँ कि बड़ी अहम चीज़ है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो है इंतखाबी इस्लाहात पे बात हो रही है, क्योंकि हमारा ये बहुत सबसे बड़ा मसला अब तो तकरीबन 10-15 साल से चल रहा है कि इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। और मैं देख रहा था जो प्रपोजल्स हैं वो उनमें से काफ़ी बड़ी मुनासिब भी हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर 1-2 हैं। एक तो ये कि ये आज़म तारड़ साहब ने कहा कि 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, इसका स्टेटस क्या है और इसकी रूह क्या है, इसका बुनियादी जो थ्रस्ट है वो क्या है? उसमें एक स्टेटस तो आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो है वो हमारे तरफ से काम मुकम्मल हो गया। आप समझ लें कि कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और अब वो जो भी काम मुकम्मल किया है उसको ब्लैक एंड वाइट में करके हमने कहा था कि हमें दिखा दे, मतलब तमाम मेंबर्स को जो है ना सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो वो मेरा ख्याल है परसों तक जो है वो हमारे पास काफ़ी हो जाएगी जितना भी काम हुआ है। और मेन रूह आप पूछ रहे हैं तो मेन रूह ये है कि उस 2017 वाले कानून में अगर कोई बेहतरी हो सकती है, जिस हद तक भी बेहतरी हो सकती है, बाकी तो काम या तो इलेक्शन कमीशन ने करना है या इंतजामिया ने करना है, मगर कानून के हवाले से जितनी बेहतरी आ सकती है वो हमने कोशिश की है। और वो जिस वक्त ये निकल आएगा, ये मतलब बाहर आ जाएगा, आपके पास पब्लिक हो जाएगा, तो पुराने को और इसको जब आप मुवाजना करेंगे तो आपको कोई बेहतरी नजर आएगी। कोशिश हमने नेक नियति से की है कि चीजें ठीक हों, मजीद बेहतर हो सके। अब देखिए उसके नतीजा क्या निकलता है, मगर बहरहाल ये सारा कुछ जो है ना जब आप मुआवजा करेंगे। जी बिल्कुल, ये मैंने देखा इसके अंदर काफ़ी मुनासिब किस्म की तरामीम जो है ना सुजेस्ट की गई है, इसमें वो नहीं है। मगर इशू सिर्फ एक है कि इस वक्त क्योंकि नेशनल असम्बली में जो बहरहाल इंतखाबी तौर पे सबसे बड़ी पार्टी है PTI जिसका नाम है, वो मिसिंग है। तो सेनेट में उनकी नुमाइंदगी ज़रूर मौजूद है और एक राजा रियाज साहब की जो है उसको PTI तो नहीं कहना चाहिए, तो वो एक पार्टी एक मेजर स्टेक होल्डर मिसिंग है। दूसरा, ये जो रिफॉर्म्स हो भी जाएंगे तो उसके लिए एक माहौल चाहिए और इलेक्शन कमीशन चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एक तरफ आप जो हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म के इख्तियारात और तरामीम की जा रही हैं, इस तरफ से ये इस्लाहात एक मुस्बत की जा रही हैं, तो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है वो इतने जब कंट्रोवर्शियल होंगे तो इसके ऊपर सवाल तो फिर खड़े होंगे। मतीन साहब, ये आपको किसने कह दिया कि कंट्रोवर्शियल जो ना वो इस्लाहात की जा रही हैं, और ये आपको किसने कह दिया कि PTI की नुमाइंदगी नहीं है? अली जफर साहब उनके बहुत मुनासिब किस्म के बहुत अच्छे वकील हैं और सेनेटर हैं, और वो उसमें इस कमेटी में शामिल हैं और उन्होंने किसी चीज़ को भी उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। अफजल साहब का भी मैं हवाला दे सकता हूँ, मगर अफजल साहब के हवाले से आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर डिस्प्यूट है, मगर अली जफर के ऊपर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना उनके साथी होने के हवाले से, तो उन्होंने कोई उसके ऊपर वो नहीं किया। अब रह गई बात जो है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन तो इसके जो मेंबर्स हैं, एक चीफ और 2 मेंबर्स, वो PTI दौर के लगे हुए हैं, ये तो आपके जहन में होगा। और बाकी 2 रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा अगर उसमें माजी में चले जाएं या उनके किसी दोस्त से पूछें या ईमन अली जफर साहब से पूछ लें या जो लोग KPK और पंजाब से मुतल्लिक थे उनसे पूछ लें, तो उसमें भी जो है वो जिनके ऊपर उनका हाथ था शायद वही लोग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यही जब ये नैब के चेयरमैन मुख्तलिफ अदवार में जब कंट्रोवर्शियल होते रहे तो यही कहा जाता रहा PTI दौर में कि जनाब ये तो ख्वाब के लगाए हुए थे, तो उससे पहले इस तरह की होती रही, मगर उससे ज़्यादा अमल भी देखना पड़ता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोवर्शियल हैं कि आज फॉर एग्जांपल एक और अगर आपने फर्ज करें उनके अमल की किसी अमल की वजह से किसी कोई एतराज़ है तो फिर दस्तूर ने कोई तरीकाकार वज़ा किया हुआ है,
उस अमल की वजह से उस अमल को बुनियाद बना के कोई दस्तूरी तरीका इख्तियार करना पड़ता है, और जिस दोस्त को उनके ऊपर एतराज हो यकीनन वो दस्तूरी तरीका इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, उसके मेरा सवाल ये था कि आज इरफान कादिर साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि जनाब ये जो 90 दिन का इलेक्शन है ये तो एक डायरेक्शन है, ये आइन में इसके ऊपर बहुत इसके अंदर गुंजाइश है और ये सारा तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। ऑफ कोर्स आपने जो तरमीम की है उसमें उनको इख्तियार दिया है, मगर वो इख्तियार जो उनका है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन को तो सुपरसीड नहीं करता कि मावराए आइन 90 दिन से ऊपर जाके इलेक्शन कमीशन डेट दे दे। वो उसमें मतीन साहब जिस वक्त ये अमेंडमेंट आई थी तो चूंकि उसमें कंफ्यूजन पैदा होने का एहतमाल था, तो मैंने उसमें जो है ना वो सजेस्ट किया था कि इस तरमीम को आप गो के हद की सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मगर मजीद वजाहत के लिए इस तरमीम को भी उससे पहले 2 अल्फाज का इजाफा कर दीजिए, वो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वो इख्तियार है भी तो वो ताबे दस्तूर है, तो कोई दस्तूर से बाहर ना उसमें गए हैं हम, ना किसी और जगह पे दस्तूर। मैं ज़रा टॉपिक चेंज करते हुए कि मरदमशुमारी का पहले ये जो इलेक्शन डिले किए गए, जो उसके लिए बहाने बनाए गए कि फोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, मरदमशुमारी का भी एक बहुत बड़ा का इशू बनाया गया कि जनाब ये पुरानी मरदमशुमारी पे नहीं हो सकता। अब वो जो है ना, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कोशर हो चुका हुआ है। अब जो मेजर PDM की पार्टीज़ हैं वो इसको डिफेंड कर रही हैं कि नहीं ये पुरानी मरदमशुमारी होगा। MQM ने जो है इस पे जो है इख्तलाफ किया है, BNP बेंगल ने इख्तलाफ किया है, आपका उस पर क्या स्टांस है? इस पे मरदमशुमारी के हवाले से आप जी कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत जो पुरानी हल्काबंदियां हैं उसके तहत ये इलेक्शन होने चाहिए। उसमें ऐसा है कि अगर तो उसमें पहले तो लीगल पोजीशन समझ ना, लीगल पोजीशन ये है कि अगर ये मरदमशुमारी के नताइज जो है वो नोटिफाई हो जाते हैं तो नोटिफाई होने की सूरत में फिर आपको नए हल्काबंदियों की जरूरत पेश आ जाएगी, और फिर नए हल्काबंदियों का जो है ना ये अमल कम से कम 4-5 महीने मजीद चलता रहेगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने हैं, फिर उसमें ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करना होगा, उसमें सीटें कहीं बढ़ जाएंगी, जैसे बलूचिस्तान में 4-5-6 सीटें बढ़ जाती हैं, कहीं कम हो जाएंगी, तो वो एक लंबा जो है ना अमल है। मगर इसके साथ साथ जो है ना कुछ लोगों का उस पर एतराज़ है, कुछ लोगों का एतराज़ नहीं है। अभी तक जो लीगल पोजीशन ये है कि वो मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हुई, और जब नोटिफाई नहीं हुई तो पुरानी मरदमशुमारी पे और पुराने हल्काबंदियां चूंकि फाइनल हो चुकी हैं तो उन्हीं पे इलेक्शन जो है वो मुतवक्को है। नहीं, ये जो लीगल आपने आर्गूमेंट दिया है इसका एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है कि ये एक और ऑब्जेक्शन की जाती है क्योंकि जनाब ये कमिटमेंट हो गई थी CCI के अंदर, तो इसलिए अब आइनी तरमीम, ये नून लीग की तरफ से कहा जाता रहा कि आइनी तरमीम के ज़रिए ही इसको ओवरराइड किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ आइनी के अंदर 90 दिन की शिक भी है। अगर ये फ़र्ज़ करें कानूनी वो मसला भी हो कि नोटिफाई हो जाए तो उसको फिर ये करना लाजमी हो जाता है, मगर वो दूसरी आइनी शिक जो 90 दिन की है उसके साथ तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती, उसको तो ओवरराइड नहीं कर सकती। नहीं तो किसी ने भी नहीं कहा कि उसको इलेक्शन को मुलतवी करने जा रहे हैं। 8 अगस्त के बाद जो है वो ये हुकूमत नहीं होगी, और उसके बाद जो है ना वो जो भी केयर टेकर सेटअप होगा और उसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन होगा, उनको अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां अदा करनी। नहीं, मैं असल जो सवाल तो मेरा ये था कि पहले ये चीज़ जो है ना आप PDM की तरफ से ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ा एक मसला बनाया गया कि मरदमशुमारी के पुरानी के तहत नहीं ये हो सकता, और ये बिल्कुल अब पंजाब का जब इलेक्शन हुआ था जी पंजाब के इलेक्शन के हवाले से ये अदालत के अंदर भी ये मसला कहा गया कि जो गवर्नमेंट ने अपनी जो केस किया गया। मतीन साहब उसमें मल्टीपल रीजंस थी, उसमें एक रीजन ये भी थी कि ये जो एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया कि 1 साल से कम अरसे में 3 असम्बलियां तोड़ने का, और बाकी 2 सूबे ऐसे हैं जहां पे हम एक आपके डिवीजन के बराबर भी नहीं है। बलूचिस्तान की जो जनरल सीट्स है नेशनल असम्बली की वो सिर्फ 16 है, और वो 16 सीट जो है ना वो आपका एक अगर कहीं पे जो है ना एक डिवीजन में कोई इलेक्शन हो जाए, वहां से कोई रिजल्ट आ जाए तो हम पूरे का पूरा हमारा सूबा इन्फ्लुएंस हो जाता है। और इस तरह के सूबों में BNP बेंगल है, JUI है, डॉक्टर मालिक की पार्टी है,
ये हम अपना पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, इसमें हम जैसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एप्रीहेंड करते हैं कि पूरे का पूरा जो है ना वो इलेक्शन टॉपल हो जाता है, या कम से कम हमारे हवाले से टॉपल हो जाता है। लोग पंजाब के इलेक्शन की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो एक जेन्युइन एक रीजन थी, आप उससे इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, बहरहाल वो हमारा एक एप्रीहेंशन था। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो माजी में हो चुका उसको छोड़ के आगे की तरफ देखिए, मेरा ख्याल है बेहतर। चलें, फेयर इनफ। मैं आखिर में आपसे आर्मी एक्ट के मुतालिक जो मुकदमा इस वक्त जेर समाअत है कि सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर जो आम ये तासुर है कि जजेस का, वो ज़ाहिर है वो तो सब जुडिस्ट है, मगर ये वो आ रहा है कि उनकी तरफ से कि ये नहीं आना चाहिए, सिविलियंस को ट्राई नहीं करना चाहिए। आपकी पार्टी का और आपका ज़ाती इस पे क्या मौक़िफ़ है? इसमें मतीन साहब, मेरा और पार्टी के मौक़िफ़ का आपस में इख्तलाफ है या तज़ाद है। मैं माजी में भी मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट या पेश होता रहा हूँ या चैलेंज करता रहा हूँ। मैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से उनका सिविलियन का ट्रायल जो है मैं उसका मुखालिफ रहा हूँ। पार्टी जो है ना वो मेरे मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करती। तो यहाँ पे अगर आप पार्टी के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे तो पार्टी तर्जुमान जो है असलम फौरी साहब है, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। मेरा मौक़िफ़ और आज जो समाअत हुई उसमें जो अटॉर्नी जनरल साहब का जो पिछले मुकदमा में भी होता रहा, तो उन्होंने कहा जी एतराज़ सबसे बड़ा ये है कि जी ये फुल कोर्ट नहीं है तो अभी भी फुल कोर्ट बना दें। तो उसके अंदर जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, आई एम श्योर आपने पढ़े होंगे, मैं नाज़रीन की तवज्जो के लिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने कहा जी इस वक्त जो है जजेस दस्तयाब नहीं है, फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जब 9 मेंबर का बेंच बनाया गया था उस वक्त जो जितने अवेलेबल थे, बाकी छुट्टियों वुट्टियों पे गए हुए थे, 9 ही अवेलेबल थे, जो कि अब 5 रह गए हैं। साथ में चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशी है कि आर्मी के ज़ेर हिरासत अफराद को ख़ानदान से मिलने दिया जा रहा है। दरमियान में हालांकि चीफ जस्टिस ने पहले ये एक तवक्को का इजहार किया था कि हमें उम्मीद है कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तो ट्रायल नहीं होगा, जबकि ISPR की तरफ से फिर यह आया कि 102 लोगों का ट्रायल हो रहा है। तो अभी ये किस्म का बड़ा पॉजिटिव मुस्बत सा उन्होंने ये इस चीज़ों पे चीफ जस्टिस ने आज जो है ना अपने रिमार्क्स दिए हैं, कोई इतना ज़्यादा इस पे बरहमी का इजहार नहीं किया। दूसरा, ये फुल कोर्ट के ऊपर आयशा बीबी, जस्टिस आयशा मलिक का, उनका बड़ा एक जो आर्गूमेंट था कि जनाब एक जज पे तो आपने भी इतराज़ किया कि वो नहीं है, तो फुल कोर्ट कैसे हो सकता है? तो ये फुल कोर्ट का इसमें कई दफ़ा लगता है कि कुछ जज हज़रात, क्योंकि ये बहुत ये अहम भी है, सेंसिटिव भी है, हसास भी है, तो तासुर सा जाता है कि इस प्रेशर से बच के भी इस बेंच में नहीं आना चाह रहे। नहीं, उसमें ऐसा है, आपने एक तो नवंबर का जिक्र किया, नवंबर में छुट्टियां जो है ना वो नहीं शुरू हुई होती, ठीक है ना जी। तो उस वक्त फुल कोर्ट जो है वो बन सकता था, या अभी भी जो है ना वो जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त भी जजेस अवेलेबल थे। बाज़ मुतालबे ऐसे होते हैं जो जुबान ज़द आम हो जाते हैं, कौम का मुतालबा होता है या उस केस की ग्रेविटी के हवाले से उसमें अगर किसी पार्टी की तरफ से कोई मुतालबा आ जाए और वो पार्टी फर्ज कर लीजिए फेडरल गवर्नमेंट हो या उसके साथ जो है ना कोई 40-50% जो है ना वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हों लोग, तो अगर इस तरह का मुतालबा आ जाए और कौमी अहमियत का मामला हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होता। अब जो आज मैं तो कोर्ट में मौजूद नहीं था, मगर बहरहाल मैंने मीडिया पे जो इसको देखा है तो वो कह रहे थे कि अतर मिनल्ला साहब बाहर हैं, कुछ लोगों पे आपने एतराज़ किया, कुछ खुद चले गए। तो जो इस तरह से ये सारी बातें हैं, मगर इस बातों के अलावा जो है ना ये सिर्फ यहाँ पे इस एक केस पे एतराज़ नहीं है, बहुत से केसों पे एतराज़ हुआ है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सेनेटर साहब, वो ये बिल्कुल ये बहुत से हल्के मेरे जैसे लोग भी बड़े अरसे से कहते रहे कि ये जनाब अदालत के अंदर जो है आपस में इत्तेफाक होना चाहिए और एक फुल कोर्ट बनने चाहिए बड़े इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर।
मगर ये किस्म का कई दफ़ा दरमियान में ये हुआ, जिस तरह के 90 दिन का इलेक्शन होने में ये एक ऑब्जेक्शन आड़े आई या उसका बहाना लेके जो है ये एक्सटेंड किया गया, तो अभी भी लगता है कि कंफ्यूजन, आर्मी एक्ट वाले केस में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। मतीन साहब, ऐसा है कि अगर इसको बहाना कहने की बजाय अगर फर्ज कर लीजिए यही बात कोई जो भी फैसला था अगर उसको पूरी अदालत बैठ के सुना देती तो ये एतराज या ये बहाना दस्तयाब ना होता ना किसी को। तो इतना वक्त तो मेरा ख्याल है कि बाकी जजों ने जो ज़ाया किया, आप उसको ज़ाया ही कह सकते हैं ना, कि उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं उसकी। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि सारे बैठ के अगर उसको इकट्ठे बैठ के उस पर फैसला कर लेते तो आज कौम में ये इत्तेफाक होता या कौम को ये इत्मीनान होता कि कम से कम एक अदारा जिसकी तरफ हम देखते हैं वो उसमें कोई डिवीजन नहीं है, उसमें सारे एक यकजान है और वहां से इंसाफ जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठा आता है और भले उसमें इख्तलाफी फैसला आता जो भी होता मगर कम से कम जो है ना बिल्कुल फेयर इनफ। मगर सिर्फ ये था कि इस वक्त ये बताया गया था हमें कि जो मौजूदा 9 मेंबर का बेंच बनाया था जितने भी अवेलेबल जजेस थे उनका ही वो बेंच था, तो इस पे भी जब इतराज़ात किए जाते हैं कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए। मेरी बात सुनेंगे, फर्ज करो कौमी अहमियत का मामला हो, आपसे मुतल्लिक हो, आप दुनिया के दूसरे कोने में हो, पाताल से भी आप कौम के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना। तो वो जजेस भी आ जाते, जजेस को बताया गया कि लिखा भी गया मगर कुछ जजेस नहीं आए। न करें ना इस तरह से, मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ ना, न करें। उनका एहतराम भी मुझे जो अजीज है और मैं इस शोबे से वाबस्ता भी हूँ। अगर फर्ज करें कि किसी को कहा जाए कि ये फुल कोर्ट बनाते हैं और उसमें जो अगर किसी ने एतराज किया भी है जैद पे बकत पे किसी जज साहब पे और वो अपना एतराज प्रेस न करे तो सारे बैठ के मुल्क के लिए कौम के लिए यकीनन ये काम करते और उसका नतीजा इससे बेहतर होता जो आज तक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर साहब आपका। मैं बस सिर्फ एक ज़रूर ऐड कर दूं कि इससे क्योंकि थोड़ा सा ये नीयत पे शक पड़ता है, जबकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट हसास नौयत का एक मुकदमा है जिसके दूर रस्म नताइज हैं, तो उसको भी जब फुल कोर्ट की एक बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मौजूद है और वो इस पर ख़ास तौर पे होना चाहिए फुल कोर्ट, मगर वो कई दफ़ा लगता है कि ये इसको कन्फ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है कि जो भी इसका आउटकम निकले उसके पीछे वज़न कम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक सो मच। सेनेटर कामरान मुंतज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। कामरान मुंतज़र साहब ने अदालत हो या सियासत उसके ऊपर बेपना बातें की हैं, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया भी लेना बाकी और मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी कुछ अहम बातें अभी बाकी हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। आमिर साहब, सवाल करने से पहले जो इंतखाबी इस्लाहात हैं जिनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर हैं, उसमें एक तो ये कहा जा रहा है कि जी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको नताइज मुकम्मल करने के लिए वक्त मुख्तस करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। फिर ये कहा गया कि सेनेट टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए तालीमी काबिलियत के अलावा ज़बरदस्त बात है 20 साल का तजुर्बा वो कह रहे हैं लाजमी होगा और पोलिंग डे से 5 रोज़ पहले पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जिद मवासलाती आलात की फराहमी यकीनी बनाएगी। मगर एक और चीज़ भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे लिए ये हैरान कुन ये बात है कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई का ये बुनियादी एक इशू रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उनका इसरार रहा हुआ है और इस वक्त मैंने कहा ना कि इसकी सारी इस्लाहात के अंदर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान की इंतखाबी हवाले से सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो पीटीआई है वो मौजूद नहीं है, तो जितनी भी तरामीम हो रही हैं उसकी वो सेंक्टिटी नहीं, उनकी वो इज़्ज़त नहीं रह जाती। मगर पीटीआई ने जिस तरह अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अली ज़फ़र साहब वहाँ उसका हिस्सा थे, इनके सेनेट के अंदर जो इनके अफराद हैं वो उसका हिस्सा हैं, पर उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड नहीं करवाया उनके बकौल। मुझे नहीं पता, कल अली ज़फ़र साहब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने अपना किया वो अगर उन्होंने नहीं रिकॉर्ड करवाया फिर एक क्वेश्चन आता है। मगर लार्जली ये देखा जाए
तो अच्छी इस्लाहत हैं और इसके अंदर जो चेक्स जो डाले हुए हैं उससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि जो पीडीएम की जो पार्टियां हैं उनको भी डर है कि हमारे साथ भी हाथ ना हो जाए। ऑफ कोर्स उन सब का आपस में एक कॉमन गोल है कि पीटीआई को तबाह करना और उसके चेयरमैन को निस्तो नाबूज करना, सियासी तौर पे भी और वैसे भी। तो उसमें मगर वो पहले यही ख्वाहिश काफ़ी थी कि इतना ही हो जाए तो उनके लिए काफ़ी था। अब उनका अगली गवर्नमेंट भी बनाने को दिल कर रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये हमने इसके अंदर इस्लाहात के अंदर जो है जो गुंजाइश छोड़ी तो हमारे साथ भी हाथ हो जाए। पता चले कि जनाब उधर से जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जीत गया है, उधर से ये इन सारों की पीपल्स पार्टी की भी सीटें थोड़ी हो गई हैं और नून लीग की भी मजीद थोड़ी हो गई हैं, और ये बाप पार्टी के जो वर्जन्स हैं इनकी और इंडिपेंडेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई एजेंडा है तो अब उनको इस चीज़ में धांधली वो चाहते भी हैं। मज़े की बात ये है टू सम अप, धांधली चाहते भी हैं और फिर धांधली नहीं भी चाहते। मुझे रहमान साहब का जो है ना उनका एक जुमला याद आ रहा है, वो बड़े मज़ेदार उनके मज़ाहिया खाके होते थे। तो उसमें वो कह रहे किसान एक दुआ कर रहा है कि या अल्लाह आज फ़लानी मेरी जो एकड़ है उसके अंदर फ़लानी ज़मीन के ऊपर बारिश कर दे वहाँ पे, क्योंकि टमाटर उगाए हुए हैं, और गोभी के ऊपर धूप कर दे और फ़लानी जगह पे जो है ना छाँव कर दे। तो ये भी उसी किस्म की धांधली चाहते हैं कि ऐसी धांधली हो जिसमें ये नून लीग या जीत जाए, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर बन जाए और पीटीआई जो है ना वो उसमें बैठ जाए। तो उसमें इतनी धांधली नहीं चाहते कि इनके साथ हाथ हो जाए। हाँ सही है, तजावीज़ बड़ी अच्छी है आमिर साहब, लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर अमल दरामद कितना होगा ये अभी देखना है। एनी हो, मुझे ये बताइए, कल एक बड़ा अहम सवाल आया आपके कल के तजिए के बाद कि आमिर साहब से ज़रूर पूछेगा केपी में जो उन्होंने छेद ज़्यादा कश्ती के हवाले से इशारा किया है, छेद उसमें इतने बड़े बड़े हैं, तो उसमें छेद है तो फिर वो चलेगी कैसे? वो मंदार बड़ी तेज है। इस तरह की जब इनिशिएटिव किए जाते हैं तो जब पार्टी की लॉन्चिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो जो कल जिस तरीके का लतीफ़ा नज़र आया कि उन्होंने मुर्दा बंदों की तस्वीरें डाल दी, बीजे 5-6 मुकर गए कि हमारा नाम ही ऐसे डाल दिया, कुछ ने वीडियो बयान, कुछ ने ट्वीट के जरिए, कुछ नहीं। आज जो है ना एक साहब ने तो ये कहा कि ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब, पहले उन्होंने कहा था नहीं जी मेरे साथ ये गलत है, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, तो आज बताया गया है कि उनकी वापसी हो गई है इस ग्रुप के अंदर, जो है ना उनको कहीं से कान में रोड़ा गया तो वो वापस आ गए हैं। फिर उल्टा जो मुबारक ज़ेब साहब जिनका नाम लिया गया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ सॉरी मुबारक ज़ेब असल में हमारे साफ़ी भाई हैं, दोस्त हैं, तो इसलिए नाम आ गया अनवर ज़ेब साहब, वाकई साबिक वज़ीर है। तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ धोखा हो गया, हमें वैसे ही मीटिंग के बुलाया गया था और फिर एक शादी हाल में लेके चला गया, तो एक तरफ से बंदा का ख्याल आता है कि वाकई शायद धोखा आगे हो गया, फिर दूसरा आदमी सोचता है कि यार ये इतने बेचारे चूचे भी नहीं है कि ऐसे धोखा करके इनको ले जाके तो इनका नाम इस्तेमाल कर लिया जाए। पर बेसिकली उससे तासुर ये मिला है कि वहाँ पे हर बंदा परेशान है, वो एक दूसरे की तरफ देख रहा है, हालात की तरफ देख रहा है, सुबह कुछ सोचता है, शाम को कुछ सोचता है, और उसके सोचने के ऊपर जो है ना वो एक कान मरोड़ने के ना जो एक पेचकस लगा हुआ है ना वो उस पर डिपेंड करता है कि वो शाम तक चेंज करवा लेते हैं। सो ये सिलसिला जारी है, पर ओवरऑल इसकी जो लॉन्चिंग हुई है ना वो परवेज़ खटक की चलती नहीं नज़र आ रही। जब ये वाला तासुर आ जाए, कोई इतना मुस्बत ज़्यादा तासुर नहीं आया, तो लॉन्चिंग बुरी होने की वजह से कुछ लोग जो शायद मजबूरी की वजह से बावजूद भी इसमें ज्वाइन कर लेते, वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। और वहाँ पे केपी का एक बड़ा डिफरेंट मैंने कहा मिजाज है, वो मतलब उनकी कई सदियों की तारीख़ है एक मज़ामत की, तो उनके यहाँ जो है ना, बाकी सारे पाकिस्तान में भी वैसे ही है, बाकी ये नहीं कम, पर उनके यहाँ ज़्यादा ये वाला जो मुज़ामत का एक कल्चर जो है ना, सकाफत बाकी पाकिस्तान के हिस्सों से बहुत ज़्यादा है।
तो वहाँ पे ये जो कोई आप इस तरह करके आप धोखा दे दें, तो आप देखें ना पख्तूनवली में अफगानिस्तान पूरा तबाह कर लिया उन्होंने, उसामा बिन लादेन नहीं दिया कि जी हमारा मेहमान था और मेहमान की वजह से। तो वो पख्तूनवली के तकाज़ों के अंदर जो है, ये खैर सिर्फ अकेली पख्तून्स नहीं है, वहाँ हज़ारास भी हैं, हिंदकोज़ भी हैं हज़ारा बेल्ट में। तो वो मगर वहाँ पे ये समझौता करने वाला और एकदम आदमी जो बिट्रेयल होता है ना, ये वो पसंद जनरली नहीं किया जाता। तो ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान कह सकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल और भी आमिर साहब, चलिए ये ओपोनेंट्स के लिए, मुखालिफिन के लिए एक रास्ता तो खुला छोड़ दिया ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनने के बाद। मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप सामने आने के बाद या वजूद में आने के बाद इस सियासी जमात के कौन सी मुखालिफ जमात है जो ज़्यादा फ़ायदा समेटेगी? सियासी तारीख बताती है पीपल्स पार्टी हमेशा लीड करती रही है। आपको लगता है जेयूआई इस दफ़ा लीड करेगी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनने के बाद? तो वोट बैंक तो यकीनी तौर पे टूटा होगा, हम ये नहीं कह सकते मुकम्मल टूट गया, मगर फ़ायदा तो कोई समेटेगा। बात यह है कि ये फ़ायदा किसने उठाना है, ये पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने फैसला नहीं करना, ये फैसला साजों ने करना है कि उन्होंने लार्जर प्लान क्या बनाया है, किसके लिए कितना हिस्सा जुस्से के मुताबिक मिलेगा, बकदर जुस्सा मिलेगा, कब मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये इसका लिए मास्टर प्लान मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, और आपके गुजरा हो तो आप बता सकती हैं। तो लिहाजा इतने क्वेश्चंस हैं, इतने वेरिएबल्स हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये इस तरह के जो तमाम प्लान जिस तरह बनाते जाते हैं, हमने वो प्लान फेल होते देखे हैं। 2002 की मिसाल दे देता हूँ, उस वक्त तो माशाल्लाह गवर्नमेंट थी, PMLQ थी, और पूरा प्लान बना के अपनी गवर्नमेंट, अपना मीडिया, टोटल कंट्रोल, उसके बावजूद जो है वो मेजॉरिटी जो है PMLQ नहीं ले सकी थी। फिर पैट्रियट्स बनवाने पड़े, फिर जो है बड़ी मुश्किल से वो गवर्नमेंट एक वोट के से बनाई गई। तो ये प्लान ज़रूरी नहीं है कि जीतें। तो 2008 में अगेन जो है वो उस वक्त भी अब देखें ना, मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, वो इलेक्शन हार गए। PMLQ अपनी गवर्नमेंट, अपना सब कुछ होने के बावजूद वो हार गए। तो ये सारा कुछ नहीं है, डायनामिक्स भी होते हैं, उसमें माशरा भी होता है, लोग भी होते हैं। तो ये सदा पता नहीं क्या है। अब ये प्लान ये है कि ये बहस चल रही है कि जनाब आज जिस तरह PTI चेयरमैन जो है उनका वो तोशाखाने की समात भी जो है वो इजाज़त हो गई है, फिर उनके नकाब वाला किस्सा भी निकल आता है। तो ये कि जी ये क्वेश्चन चल रहा है कि जिनको गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बात यह है कि अगर नीयत हो गिरफ्तार करने की, अगर ये मास्टर प्लान का हिस्सा है, तो तरीके निकाल लिए जाते हैं। फिर जिस तरीके से वो 8 मई को उनको उठाया गया था, शीशे तोड़ के मार पीट के उठा के ले गए थे, तो वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तरीका निकल आता है। और अगर उसके लिए लीगल लकूना भी उन्होंने एक बनाया हुआ है, अगर ये सेशन कोर्टों से, बाकी अदालतों से उनको नहीं मिलता और आर्मी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर देती है ये तरह सिविलियंस को ट्राई करने वाले मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट, तो फिर एक नैब का जो मैं जो तरमीम की गई है कि वो 30 दिन तक आपको जिस्मानी रिमांड पे, अगर वो समझे नैब चेयरमैन कि ये ताबून नहीं कर रहे तो वो रख सकते हैं। तो इमेजिन करेंगे एकदम एंड टाइम पे जब इलेक्शन हो, उन्होंने अपने पेपर्स करने हों जमा, और उस वक्त जो है रिमांड के अंदर मुलाकात भी नहीं करवाई जाती, उनके बाद काबिल भरोसा मुलाकात भी नहीं कराई जाती, तो उनको उस वक्त जो है ना कि ताबून ना करने के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाए, और वो ना तो अपने पेपर जमा करा सकें और ना पार्टी को लीड कर सकें, ना कैंपेन करवा सकें। कुरैशी अभी खैर उन्होंने तो उनका जानशीन ये पहले ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि मैं अगर ना हो सका तो शाह महमूद कुरैशी करेंगे। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन तो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि काम शख्स अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से गले के अंदर ऐसे फंदे डाल रहा है जो उसके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये फंदे किस तरह से बिछ रहे हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, बड़ी बात होगी सियासत की, अब आ जाते हैं लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। खुशी से कभी देखा है कोई फंदा अपने गले में डाल ले और अपनी जान से हाथ धो बैठे? पाकिस्तान में ये हो रहा है।
पाकिस्तान में ये देखें, एक तो गुर्बत की वजह से बेताशा लोग अपनी जान दे रहे हैं और खुदकुशियाँ भी हो रही हैं जी, जी। और बहुत बुरे हालात हैं। मगर ये एक अपनी अनोखी का एक बहुत ही तकलीफदा वाक़या हुआ है कि ये पिंडी के अंदर जो मोहम्मद मसूद साहब ने खुदकुशी की है। अब ये पूरा एक अफसाना है जो दिल को यूं करके चौका कहते हैं शायद, हाँ, लगता है बिल्कुल है। कि बच्चे की फ़ीस के लिए उसने को 13,000 रुपये चाहिए थे। तो ये लोन शार्क्स ने कहा जाता है कि कर्जा दे के आपको शार्क मछली की तरह दांतों में दबा फंसा लेते हैं। तो ये कंपनियां जो जाली बनी हुई थी, इलीगल थी, ये तकरीबन जो है 4-5 को सिर्फ इजाज़त मिली हुई थी, बाकी गैर कानूनी तौर पे ऑपरेट कर रही थी। तो वो 13 जो वापस करने थे सूद, उसके लिए उन्होंने तंग करना किया। तो वो 50-60 रुपया दूसरे से लेके तो सूद करके और बना दिया। 50-60 का सूद बढ़ाया तो वो 80-90 पे चला गया। वो तीसरी से कंपनी से ले लिया। वो बढ़ते बढ़ते लाखों में बात चल गई। यहाँ तक कि उसके बाद फिर ये होता ही है कि उनकी जो आपके डेटा तक रसाई होती है, तो आपके कांटेक्ट लिस्ट में से लोगों के नाम निकाल के उनको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। और वो आपकी उस बेचारे पर इतना से चौके उसने आखिर में खुदकुशी कर ली, सिर्फ इसलिए कि उस बेचारे की ये कोशिश थी। और ये प्राइवेट स्कूलों को भी जो इतनी फीसें रखी हुई हैं कि वो उस फीस को देने की वजह से बेचारे की जान चलेगी। मगर ये एक लार्जर लेस एक किस्म की आप समझ ले कि इशू ये चल रहा है पूरे, कि हर दौर में ना एक डबल शाह आ जाता है हर 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। कहाँ गया है हमारा स्टेट बैंक जो कि इनको नहीं कंट्रोल कर रहा। सबसे बड़ा इसके अंदर जो मकरू रोल है, वो मकरू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो इनफेक्टिव हो चुका है। उसका नाम है SECP। SECP का काम था कि इन कंपनियों को रोका जाए कि जनाब ये आप लोगों को कानून करें। और इसका स्केल अब पता चल रहा है, जो FIA से हमने तफसीलात ली हैं, बहुत बड़ा है। ये कोई इक्का दुक्का नहीं है, ये लाखों लोग जो हैं। मैं इसकी तफसील बता देता हूँ कि इस वक्त जो है कर्जा एप्लीकेशंस की जो ना 5 दफातर तसील हो चुके हुए हैं। उसके बाद गैर कानूनी लोन कंपनीज के खिलाफ 74 इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हुई हैं। 3 कंपनियां पकड़ी भी गई हैं। उसके बाद FIA ने इस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो स्केल देखा है कितने बड़े पैमाने पे ये हो रहा था कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग 30 अब तक 17 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। वो गिरफ्तार हो चुके हैं 17। तो ये अभी इसको फॉलो अप करेंगे। ये बड़ी ही तकलीफदेह चीज़ है। और ये कोई इक्का दुक्का चीज़ नहीं, ये बाकायदा एक नेटवर्क है जिसके तरीके लोगों को झांसा देके आपस में बेचारा वो मजबूरी में कर्जे लेता है, उसको फंसा लेते हैं। इंशाल्लाह इसका फॉलो अप देंगे। आमिर सर, थैंक यू सो मच। देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।